इधर पहला डिफरेंस है रिजर्व एंड प्रोविजन, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इधर देखो, अगर तुम याद करने बैठोगे तो तुम भूल जाओगे, क्योंकि फिर एमसीक्यू भी आते हैं। किससे आते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू वही कर सकता है जिसने थोड़ा बहुत समझाओ, ठीक है ना। देखो इधर रिजर्व और प्रोविजन दोनों ही गुल्लक होती है। क्या होती है? गुल्लक। वो जो तुम घर पे गुल्लक संभालते हो ना, वही होती है। तो देखो इधर रिजर्व का मतलब भी क्या होता है? गुल्लक। और प्रोविजन का मतलब भी क्या होता है? गुल्लक। अब देखो, अगर कोई गुल्लक बना रहे हो तो कहीं तो बनाते हैं अपने पर्पस के लिए कि भाई इस पर्पस के लिए मैं गुल्लक बना रहा हूँ, और कुछ बंदे कहते हैं मैं कोई पर्पस नहीं बना रहा, बस ऐसे जोड़े जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अगर तुम सेकंड क्लास के बच्चों से पूछोगे जो गुल्लक वो बना के जोड़ते हैं पैसे, उनका कोई पर्पस छोड़ना होता है, बस वो गुल्लक में पैसे जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं। और एक बंदा होता है जो किसी पर्पस के लिए पैसे क्या करता है? जोड़ता है। तुमने वो मूवी देखी है मुझसे शादी करोगी, जिसमें सलमान खान के रूम में 3-3 गुल्लकें होती हैं, तो उसने हर गुल्लक का एक पर्पस बना रखा है। तो अगर उस गुल्लक का कोई पर्पस होगा तो उसे बोलते हैं प्रोविजन। क्या बोलते हैं? याद कैसे रहेगा? पी फॉर पर्पस, पी फॉर प्रोविजन। तो अगर किसी पर्पस के लिए गुल्लक बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोविजन। और अगर किसी पर्पस के लिए नहीं बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे? रिजर्व। और पर्पस के लिए इनका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग। अगर कोई बंदे का कोई पर्पस नहीं है और गुल्लक में वैसे जोड़े जा रहा है तो वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो देखो भाई, इधर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, पहले पर्पस, क्योंकि एमसीक्यू में ये भी आता है। प्रोविजन, इट इज मेड टू मीट नॉन लायबिलिटी। नॉन मतलब पर्पस मुझे पता है। व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। एक बात बताओ, मेरे 6 महीने के बाद मेरा बर्थडे है, तो मुझे पर्पस पता है, मैंने बर्थडे के लिए पैसे जोड़ने चालू कर दिए। अच्छा, कितना बिल आने वाला मुझे आज पता है? नहीं। तो अमाउंट सर्टेन नहीं है, पर मुझे पता है कि पर्पस है एक, ठीक है ना। अब आओ इधर, इट इज़ क्रिएटेड। रिजर्व वाली गुल्लक क्यों बनाते हैं? इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। बस फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अगर कोई पर्पस नहीं है तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, और पर्पस है तो वो क्या होता है? प्रोविजन। अच्छा, गुल्लक में पैसे भी डालने पड़ेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो देखो, अगर तुम किसी पर्पस के लिए पैसे जोड़ रहे हो तो फिर कंपनी का प्रॉफिट में से निकाल लो। कहाँ से निकाल लो? कंपनी के प्रॉफिट से। कंपनी का प्रॉफिट यूज करोगे तो उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? याद कैसे रहेगा? सी फॉर कंपनी, सी फॉर चार्ज। तो अगर कोई पर्पस है तो पर्पस किसी बंदे का नहीं होता, पर्पस होता है कंपनी का। तो कंपनी का पर्पस यूज करो तो कंपनी का प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो, तो सी फॉर चार्ज। रिजर्व होता है फाइनेंशियल पोजीशन, एक बंदा अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग। तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं। एक देखो भाई, अब जो रिजर्व होती है, एक बंदा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो बाकी शेयर होल्डर कहते हैं भाई हम नहीं अलाउ करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट नहीं छेड़ना। तो फिर इसका मतलब है इसमें ऑनर को प्रॉफिट अपना निकालना पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? ऑनर। मतलब जो मालिक है। देखो इधर, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी ने 100 रुपये कमाए हैं। कितने कमाए हैं? 100। और जैसे मैं अंबानी के ले लेता हूँ, अंबानी के पास 51% शेयर है। कितने हैं? 51। तो 100 में से 51 किसके हैं? अंबानी के। 49 बाकी शेयर होल्डर के, ठीक है ना। तो जब तुम्हें रिजर्व प्रोविजन बनाना है तो पर्पस, तो कंपनी के प्रॉफिट में से निकाल लो। मतलब कहाँ से निकाल लो? 100 रुपये में से। रिजर्व में पैसे डालने हैं तो रिजर्व का मतलब होता है फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो बाकियों की स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मालिक की स्ट्रॉन्ग होती है। तो मालिक को अपना प्रॉफिट छेड़ना पड़ेगा। तो जब मालिक अपना प्रॉफिट छेड़ता है तो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसका एप्रोप्रिएशन है। याद करने का तरीका, कंपनी का प्रॉफिट कब यूज करोगे? जब कोई पर्पस होगा, अदरवाइज क्या यूज होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तीसरा आ जाओ, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। क्या मैं जो पैसे डाल रहा हूँ प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तुम पैसा निकालोगे और गुल्लक में डालोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? मान लो मैंने 100 रुपये कमाया है, मैंने 10 रुपये निकाल के प्रोविजन में डाल दिए, तो प्रॉफिट 100 हुआ, 110 हुआ, 90 हुआ, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। तो जरा प्रोविजन में आओ, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस प्रॉफिट इज रिड्यूस। इससे प्रॉफिट क्या होगा? अगर मैं पीएन के डेबिट में कुछ लिख दूं तो प्रॉफिट कम होता है कि नहीं होता? तो वहां पे भी हुआ। अच्छा, ये तो था प्रोविजन का। सर रिजर्व के पैसे, तो देखो इधर, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे क्या है? पीएन एंड एप्रोप्रिएशन। जब तुम 12th में आओगे तो पीएन एंड एप्रोप्रिएशन अच्छे से जान जाओगे। पीएन एंड एप्रोप्रिएशन छोटा सा बनता है, वो सिर्फ मालिक के प्रॉफिट के लिए बनता है। किसके लिए बनता है? तो मालिक के प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब भी ये होता है हैंस प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड। इधर देखो, प्रॉफिट पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा, मैंने भी तुम्हें यहाँ चार्ट में समझाया था, वीडियो में देख लेना। अगर कंपनी ने 100 रुपये कमाए हैं तो अगर मेरे को प्रोविजन करना है तो फिर मैं 100 रुपये से निकालूंगा, तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। बट जब मुझे वो बनाना है रिजर्व, तो 51 में से निकलेगा, तो इसका मतलब है जो प्रॉफिट आएगा 100 रुपये, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। वो जो मालिक का प्रॉफिट है 51 का, वो उसमें से निकालेगा। तो फिलहाल कंपनी के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये 3 हो गए। अब चौथा देखो, तुम खुद बता दोगे। अच्छा, अगर मैंने किसी पर्पस के लिए पैसे जोड़े हैं
तो क्या मैं इसे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो देखो, इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड, इट इज़। और अगर मैं ऐसे ही पैसे जोड़े जा रहा हूँ, बस ऐसे जोड़े जा रहा हूँ, कोई पर्पज़ नहीं है, तो वो इन्वेस्ट हो सकता है। इट मे बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, उसको तुम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो, जब तुम मीनिंग समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे ठीक है ये इन्वेस्ट हो सकता है और ये इन्वेस्ट नहीं। 4 ही हो गए। अब एक आज सबसे लास्ट में प्रेजेंटेशन में मैंने तुम्हें जब चैप्टर नंबर 19 कराया था तो मैंने लायबिलिटी के 4 नंबर बताए थे। उन 4 नंबर में एक रिजर्व था, तो वो पूछ रहा है प्रेजेंटेशन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी। देखो अब, अ रिजर्व इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये ऑलरेडी तुम वहाँ पे सीख चुकी हो। रिजर्व क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो प्रोविजन भी होती है। क्या होती है? पर प्रोविजन को ना 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई या तो तुम लायबिलिटी में रह लो या फिर तुम क्या हो जाओ एसेट में से माइनस। 2 तरीके हैं उसके। क्या तरीके? 2, या तो लायबिलिटी चले जाओ या फिर एसेट में क्या हो जाओ माइनस। क्योंकि जो चीज़ एसेट में माइनस होती है उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है सर फिर रिजर्व के लिए भी तो करो। हर किसी को वैरायटी नहीं मिलती, वो किन्हीं चीज़ों को मिलती है। अब मुझे मान लो कोई मुझे बोले कि सर मैं फ़ोन चला लूँ, हाँ ठीक है, अगर उसने पढ़ रखा तो फ़ोन चला ले, नहीं पढ़ रखा तो फ़ोन ना चला। तो जिनको अलाउ है उनको कर सकते हो। तो देखो इधर इट इज़ शोन इधर ऐसा, या तो प्रोविजन को लायबिलिटी बना लो अंडर द हेड करंट लायबिलिटी, या फिर उसे कहाँ से माइनस कर दो? एसेट में से। ये 1 नंबर का कई बार आता है। अब आ जाओ छठे पॉइंट में। 1 पॉइंट छोड़ सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट जो है हम ड्रॉप कर देंगे। कह रहा है कंपल्शन और प्रूडेंस। देखो भाई इधर पहले आ जाओ प्रोविजन में। इट इज़ मेड बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो इधर प्रूडेंस रूल तुम्हें याद है, वो कहता था आने वाले नुकसान को क्या कर लो? बुक। तो मैंने भी एग्जांपल लिया था कि मेरा 6 महीने के बाद बर्थडे है, मेरा पर्पस है, तो मैं ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि किसकी वजह से कर पा रहा हूँ? क्योंकि प्रूडेंस ने अलाउ कर दिया है आने वाला खर्चा तुम क्या कर सकते हो? बुक। और जो आने वाला खर्चा मैं बुक कर रहा हूँ तो जो उसके पैसे जोड़ रहा हूँ उसे कहाँ पे डालूंगा? प्रोविजन में। कहाँ पे डालूंगा? इधर आ जाओ रिजर्व में। इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। इधर देखो भाई, इधर रिजर्व का मतलब होता है, अभी ना तुमने बहुत सारे रिजर्व नहीं पढ़े, जब तुम 12th में आओगे ना तुम्हारी मुलाकात होगी अच्छे खासे रिजर्व से। देखो तुमने देखा होगा किसी कंपनी में वर्कर वगैरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वर्कर। तुम्हें पता है वो कभी 3rd फ्लोर से गिर जाते हैं या किसी का हाथ मशीन में आ जाता है, तो इमीडिएटली पैसे नहीं हुए तो वो बंदे की जान जा सकती है। तो उनके लिए ना एक रिजर्व बनता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो कहीं लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि भैया आपको ये रिजर्व बनाना जरूरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो देखो इधर फटाफट इसको फटाफट समाप्त करते हैं। प्रोविजन पर्पस के लिए बनता है, हाँ। रिजर्व का कोई पर्पस नहीं है, जिसको कोई पर्पस नहीं होता तो क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग। और पैसे कहाँ से डालोगे? और अगर तुम्हें प्रोविजन बनाना है तो 4 जगह। दूसरा क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। एक बंदा प्रॉफिट पे इफेक्ट डालेगा और एक बंदा नहीं डालेगा। पर्पस वाला इफेक्ट डालेगा पी फॉर पर्पस, और जो रिजर्व है वो कोई इफेक्ट वो कंपनी जो मालिक होता है वो अपनी जेब से बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, किसे बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो? प्रोविजन वाले पैसे को कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसको कर सकते हो। रिजर्व को कहाँ दिखाना है? लायबिलिटी पर, प्रोविजन को लायबिलिटी या फिर एसेट में माइनस। कोई एक में दिखाना होता, दोनों में नहीं दिखाना होता। एक पॉइंट क्या था? प्रोविजन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास प्रूडेंस का कंसेप्ट है, वो करने दे रहा है। पर रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? कई जगह तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं और कई जगह मुझे कोई लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से बनाना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अंबानी में कुछ शेयर खरीद रखे हैं तो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ा ना दूंगा उनको वर्कर के पैसे, वो तो अपने जेब से जोड़ेगा। तो जो वाला रिजर्व जोड़ेगा वो मालिक के, जो अंबानी है उसके हिस्से से ही बनेगा। मैं क्यों दूं भाई? तुम में से कोई देगा? मान लो तुमने कोई शेयर खरीद रखे हैं और वो तुम्हें कहते हैं कि भाई मैं वर्कर के पैसे निकाल रहा हूँ, तो मैं उससे कोई लेना देना नहीं, वो मालिक अपने प्रॉफिट में से निकाल के दे देगा, ठीक है ना। तो ये था पहला डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब आओ जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री फाइल आइटम के लिए। सबसे लास्ट चैप्टर में आ जाना। चलो भाई, अगला डिफरेंस है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। पहले ये समझ लो डबल एंट्री और सिंगल एंट्री होता क्या है। अच्छा, डबल एंट्री का मतलब है हर ट्रांजैक्शन में कितने इफेक्ट होंगे? 2, सिंगल एंट्री में 1। तो चला पहले आ जाओ। कह रहा है एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कह रहा है अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर, बोथ का मतलब होता है दोनों इफेक्ट क्या होंगे? रिकॉर्ड। तो डबल एंट्री में क्या होगा? दोनों एस्पेक्ट क्या होंगे? रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री में आओ, अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में नोट बी। सिंगल एंट्री में हो सकता है तुम्हारा रिकॉर्ड ना हो, वो सिंगल इफेक्ट डालता है, तो हो सकता है सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड ना हो। जैसे मान लो कि मैंने परचेज करे गुड्स कैश में, तो अगर मैं डबल एंट्री फॉलो करता तो क्या करता था? गुड्स आए और कैश गया। पर सिंगल एंट्री में हो सकता है एक ही इफेक्ट आए या वो एक भी ना आए, या फिर वो एक भी ना। तो सिंगल एंट्री में हो सकता है बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में नोट बी रिकॉर्डेड। अकाउंट्स मेंटेन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स मेंटेन,
देखो जब तुमने पूरी अकाउंट खत्म करी, 3 टाइप के नेचर थे। कौन कौन से थे? रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तुमने वो तीनों पढ़े हैं, तो इसका मतलब डबल एंट्री में तीनों आते हैं। तो देखो इधर, अंडर दिस सिस्टम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सेट्रा ऑल द अकाउंट्स आर मेंटेन। यहाँ पे सारे अकाउंट क्या होते हैं? मेंटेन। इस पॉइंट को यहीं पे बंद कर देना, मेंटेन पे। अब आ जाओ सिंगल एंट्री में। अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक्स आर मेंटेन। ये सिर्फ 2 चीज़ें बनाता है, एक पर्सनल अकाउंट और एक कैश बुक। सिर्फ पर्सनल अकाउंट, याद रहेगा ये? तो बताओ, डबल एंट्री तीनों बनाएगा, पर सिंगल एंट्री सिर्फ कौन सा बनाएगा? एक अकाउंट एक बनाता है पर्सनल, और बुक कौन सी बनाता है साथ में? कैश बुक। तो एक पर्सनल अकाउंट बनाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? देखो इधर, मान लो सिंगल एंट्री तुम्हें पता है छोटे मोटे दुकानदार यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? दुकानदार। जब कोई पर्सन आता है उसका नाम लिख लेते हैं, तो वो कहाँ आता है? पर्सनल में। वो सिर्फ पर्सन को रिकॉर्ड करता है। ऐसा आ रहा है, कोई उधार मिल रहा है, उसको बस रिकॉर्ड करते हैं और किसी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर। मान लो अगर मैंने एक दुकान खोली हुई है, तो एक मशीन आई, उसको कोई रिकॉर्ड करता है? नहीं। बट एक बंदा उधार ले गया, उसे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वहाँ कौन इन्वॉल्व हो गया? पर्सन। पर्सन मतलब पर्सनल। तो सिंगल एंट्री सिर्फ किसको फॉलो करेगा? पर्सनल को, और डबल एंट्री तीनों को। एमसीक्यू में ये भी आता है कि बताओ कौन सा ऐसा सिस्टम है जो तीनों को फॉलो करता है? वो डबल एंट्री। और पर्सनल अकाउंट को सिर्फ कौन फॉलो करता है? आ जाओ ये ट्रायल बैलेंस पे। हाँ भाई, क्या तुमने पूरे चैप्टर में ट्रायल बैलेंस बनाया था? कुछ? अरे चैप्टर सिंगल एंट्री चैप्टर नहीं करा, डबल एंट्री में ट्रायल बैलेंस करा हुआ है। अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है। एंड दस द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या होती है? जी नहीं, हाँ कि कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। इधर आना सिंगल एंट्री में। अंडर दिस सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या बनाते थे? एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस नहीं था। अच्छा, क्यों नहीं बना पाए? वो लिखा है ड्यू टू इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बंद कर देना। ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये पर्सनल अकाउंट रिकॉर्ड करता है, बाकी के तो रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पास। आ जाओ जी आगे, प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, डबल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे तुम? कब निकालते थे? किसी भी डेट पे निकाल सकते हो या सिर्फ 31 मार्च को? सिर्फ 31 मार्च। तो देखो वहाँ क्या लिखा है, ये आते हैं एमसीक्यू में। अंडर दिस सिस्टम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी एसर्टेन बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के तुम क्या निकाल लेते थे? प्रॉफिट और लॉस। कहाँ पे? डबल एंट्री में। इधर आना। अच्छा, सिंगल एंट्री के लिए तुम क्या बनाते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने तुम्हें क्लास में समझाया था, जो स्टेटमेंट होता है ये एक तुक्का होता है, एक्यूरेट प्रॉफिट ये एस्टीमेट प्रॉफिट होता है। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है, अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। पर सर हम तो बनाते थे। इन्होंने अकाउंट पूछा है, क्या पूछा है? अकाउंट नहीं बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस इज बेस्ड ऑन एस्टीमेट। यहाँ जो प्रॉफिट और लॉस निकलता था वो किस पे बेस होता था? एस्टीमेट। और उसके बदले क्या बनाते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 4 पॉइंट हो गए। अब सीधे सेकंड उस पे आ जाओ, सेकंड लास्ट पे, यूज पे। अच्छा, ज़्यादातर कंपनीज क्या फॉलो करती होंगी? डबल एंट्री या सिंगल एंट्री? द सिस्टम इज यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेसेस। सारे बिजनेस ऑलमोस्ट सारे ये यूज करते हैं डबल एंट्री। दिस सिस्टम इज यूज ओनली बाय टीनी बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशन। टीनी बिजनेस समझ गए? छोटे मोटे दुकानदार थोड़ा डबल एंट्री फॉलो करेंगे, उनको थोड़ा चीज़ें पता है। तो छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं वो कौन सा फॉलो करते हैं? सिंगल एंट्री। और लगभग सारे बिजनेस क्या फॉलो करते हैं? डबल एंट्री। लास्ट पॉइंट आ जाओ, ऑथेंटिसिटी। दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय द कोर्ट। कोर्ट ने तो ये ऑर्डर करा हुआ है कि भाई ये पूरा एक्यूरेट होता है, इसे ऑथेंटिकेट कर रखा है कि भाई ठीक है यही फॉलो करो। द कोर्ट डज नॉट कंसिडर दिस सिस्टम एज ऑथेंटिक। कोर्ट इसे कभी भी एक्यूरेट, मैंने याद है तुम्हें जब सिंगल एंट्री समझाया था कि कुछ बंदों को बेवकूफ़ बनाना होता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देते हैं। कोर्ट इसको मायने नहीं देती, वो कहती है तो एक कागज है, ये कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उस पर सीए के साइन हैं तो वो एक्यूरेट है, वो एक एविडेंस के रूप में आ सकता है। पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कोर्ट उसे प्रूफ ऐसा नहीं मानती। ऑथेंटिकेट का मतलब है कोर्ट उसे प्रूफ मानती है या नहीं। तो जब तुम बैंक में जाओगे ना, बैंक वाले कहते हैं कि बिजनेस को जाओ हम लोन तभी देंगे जो तुम वो लेके आओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं उनके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ले गया, वो नहीं लेंगे, उन्हें पता है कोर्ट ये प्रूफ में नहीं मानता। ठीक है ना? तो ये ओके है। दूसरा डिफरेंस देखो भाई इधर। अब ये जो डिफरेंस है ये एमसीक्यू में भी कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर क्या आ जाएगा डिफरेंस। फाइनल पेपर में 2 डिफरेंस आते हैं 4-4 नंबर के, 8 का तो यही होता है। तो कुल मिला के 5 डिफरेंस है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इधर देखो आप, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट और कैश डिस्काउंट, ये लगभग तुम्हें पता, लगभग चीज़ें पता ही है। अच्छा बताना ज़रा, ट्रेड डिस्काउंट हम कब देते थे?
जब सामने वाला बंदा मेरे से क्या लेता था, बल्क क्वांटिटी में। तो देखो जरा इधर, नेचर, इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन। तुमने सर्टेन क्वांटिटी लिखना है सर्टेन लिख देना, बल्क क्वांटिटी लिखना है बल्क, जो तुम्हें याद रहे। अच्छा बताओ भाई, ट्रेड डिस्काउंट कब देते हैं, जब हम सेल और परचेज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बल्क क्वांटिटी में डील। फिर उसके बाद तुमने पढ़ा था कैश डिस्काउंट, क्या पढ़ा था, सीधा कैश डिस्काउंट पे आओ। इट इज अलाउड ऑन पेमेंट, कैश डिस्काउंट कब मिलता था, पेमेंट दे दो, कैश डिस्काउंट ले जाओ। पर ट्रेड डिस्काउंट पेमेंट पे डिपेंड नहीं था, ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड था क्वांटिटी पे। ट्रेड डिस्काउंट डिपेंड होता है क्वांटिटी पे और कैश डिस्काउंट डिपेंड होता है पेमेंट पे। ये हो गया। अच्छा अब आओ इधर, रिबेट, जो ना रीज़न पहला हो ना रीज़न दूसरा हो। पहला रीज़न क्या था, बल्क क्वांटिटी, और दूसरा रीज़न क्या था, पेमेंट। इनके अलावा भी अगर तुम्हें कोई डिस्काउंट मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रिबेट। क्या बोलते हैं, तो देखो वहाँ क्या लिखा है, इट इज़ अलाउड बिकॉज ऑफ रीज़न अदर देन दोज फॉर विच द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो रीज़न कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का ना हो वो क्या होता है, रिबेट। से बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी। अब सुनो भाई इधर, मैं तुम्हें एक और बताता हूँ। मेरे पास एक माल पड़ा हुआ था जिसकी एक्सपायरी आने वाली है। क्या आने वाली है, माल निकालना है, डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मेरे से कोई एक भी ले जाए, अच्छा अगर किसी ने मेरे से एक लिया तो ट्रेड डिस्काउंट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बल्क में लेना पड़ता है। और मैंने कहा उधार में भी ले जाओ तो कैश डिस्काउंट नहीं हो सकता। तो अगर मैंने एक क्वांटिटी में भी डिस्काउंट दे दिया तो फिर वो क्या बन गया, रिबेट। तो इन्होंने भी लिख दिया, इन्होंने पुअर क्वालिटी लिखा है, मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल बता दिया। किसी की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो माल निकालना है, फटाफट निकाल दो, डिस्काउंट होता है, क्या दे दो, डिस्काउंट। तो जो वो डिस्काउंट दे रहे हैं ना तो रीज़न ट्रेड डिस्काउंट का है ना ही रीज़न कैश का है। तो एक बार फटाफट डिस्कस करो। ट्रेड, क्योंकि एक नंबर में आता है, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, बल्क क्वांटिटी। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, अर्ली पेमेंट। और रिबेट कब मिलता है, अदर देन ट्रेड और कैश डिस्काउंट का जो रीज़न होता है। तो ऑप्शन में ये लिखा होगा, अदर देन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट रीज़न। तो पहला पॉइंट ओके है। दूसरे पे आ जाओ, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। चाहे तुम कैश का लो चाहे उधार का लो, दोनों पे ट्रेड डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई मेरे से लेने आया 10 क्वांटिटी, क्या लेने आया, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे बोलूँ भाई पैसे अभी देगा तो दूंगा। कैश में लो चाहे उधार में लो, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं था। मुझे क्या है, बल्क लोगे तो डिस्काउंट ले जाओ, बल्क पे डिपेंड है, ठीक है। सीधा हुआ कैश डिस्काउंट पे, इट इज़ अलाउड ओनली ऑन, पैसे दो कैश डिस्काउंट ले जाओ। अब आ जाओ रिबेट में, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट। ये दोनों में चल जाता है। हम बताओ मेरे पास एक्सपायरी माल पड़ा हुआ है, निकालो जैसे निकल रहा है, कैश में उधार में निकल रहा है निकाल दो। बस कैश डिस्काउंट किस पे टिका हुआ है, पेमेंट पे। बाकी वो दोनों किस पे टिके हुए हैं, जैसे मर्जी ले जाओ, माल ले जाओ बस। आ जाओ जी तीसरा, रिकॉर्डिंग। क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एक ही नंबर में ये भी आते हैं। थर्ड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता। अब सीधा आ जाओ कैश डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अब आओ रिबेट में, इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज़ अलाउड आफ्टर द सेल इज मेड। तुम चाहो तो लाइन में मत लिखो, सीधा लिख देना कि ये भी सेपरेटली रिकॉर्ड होता है। तो बताओ, एक इकलौता ट्रेड डिस्काउंट है जो रिकॉर्ड नहीं होता, रिबेट भी रिकॉर्ड होती है और कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होता है। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, मैंने तुम्हें ना प्रैक्टिकल कराते हुए बड़ा कहा था, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता पर वो क्या होता है, माइनस। बड़ी बार बोलता हूँ ना, क्या होता है, माइनस। द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। वो रिकॉर्ड तो नहीं होता पर वो इनवॉइस को क्या कर देता है, माइनस। आ जाओ सीधा पहले कैश डिस्काउंट में, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। क्या ये कोई रीज़न बता सकता है क्यों नहीं, जबकि डिस्काउंट भी तो डिस्काउंट होता है। पता क्यों नहीं होता, क्योंकि इनवॉइस तो बन गया है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने किसी को 1 लाख का माल बेचा, कितने का बेचा, 1 लाख। मैंने उसे कहा कि अगर तू 10 दिन के अंदर दे देगा तो मैं 5% दे दूंगा। बिल कितने का बन चुका है, 1 लाख, और वो बिल लेके जा भी चुका है। अब अगर मुझे 5 दिन के बाद दे भी देता है और डिस्काउंट ले भी लेता है तो अब इनवॉइस माइनस नहीं हो, इनवॉइस तो पूरा 1 लाख का बन गया है। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिकॉर्ड तो हो जाता है, बट वो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनवॉइस से माइनस होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है। तो कैश डिस्काउंट इनवॉइस से माइनस, क्योंकि वो सेल के बाद होता है, इनवॉइस तो बन चुका है। अच्छा, सेम वे रिबेट है, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, क्योंकि ये भी सेल के बाद क्या होता है, रिकॉर्ड। तो ये भी इतना ही लिख देना बस, इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ठीक है, अब फटाफट बताओ, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट और रिबोट रिकॉर्ड होते हैं, माइनस इनवॉइस ने पूछा है, माइनस इनवॉइस से कौन होता है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। ना तो कैश डिस्काउंट होता है ना ही रिबेट, क्यों, क्योंकि वो सेल के बाद बिल बनता है उसका। ठीक है, अच्छा किसके कौन सी ट्रांजैक्शन में मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट तुम्हें दोनों में मिल जाएगा, कैश पे भी और उधार पे भी। पर कैश डिस्काउंट सिर्फ किस पे मिलेगा, कैश पे।
और रिबेट तुम्हें किसी पे भी मिल जाएगा। रीज़न, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? बल्क क्वांटिटी पे। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है? पेमेंट पे। और रिबेट कब मिलता है? जब इन दोनों के अलावा हो। ठीक है ना। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का क्या आ जाता है? डिफरेंस। तो देखो कितना इजी है, एक एक पॉइंट लिखे हुए, ये तो सारे करने पड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो जरा जो तुम्हें पहले आता है, पहले मैं तुम्हें वो कराया तो तुम्हें ईजी लगेगा। ठीक है ना। तो पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जरा स्टार्ट करते हैं इधर से, फोर्थ पॉइंट से, यानी थर्ड पॉइंट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? थर्ड। पीरियड। तुम डेफिनेशन में तुम्हारी यहीं से हो जाएगी। देखो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? जिनका बेनिफिट विद इन द ईयर क्या हो जाता है? खत्म। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट आगे तक चलता रहता है। तो देखो पहले आओ थर्ड पॉइंट पे, पीरियड। पीरियड का मतलब होता है कब तक बेनिफिट चलेगा। इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। सर कैसे खत्म हो जाता है? मुझे एक बात बताओ, मैं रिक्शे पे गया, क्या रिक्शे वाला खर्चा रेगुलर है? हर साल रिक्शे पे, मैं रिक्शा हो गया, पेट्रोल हो गया, चलो रिक्शे पे नहीं गया, मैं पेट्रोल पे, स्कूटी पे गया हूँ, पेट्रोल लगा गया। पेट्रोल हर साल का खर्चा है। तो बताओ मैंने पे पेट्रोल डलवाया तो उसका बेनिफिट मुझे अगले साल तक भी आता रहेगा। पेट्रोल खत्म, बेनिफिट खत्म। तो जो रेगुलर खर्चे होते हैं उनका बेनिफिट उसी साल में क्या हो जाता है? खत्म। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट कब तक चलता है? मोर देन 1 ईयर। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो खर्चा तुमने एसेट पे करा है। किस पे करा है? कोई बड़ी एसेट उठा के ले आया। जैसे मान लो मैं घर पे बेड उठा के ले आया, तो क्या उसका बेनिफिट 1 साल में खत्म हो जाएगा? अब बेड तो पड़ा रहेगा 5 साल 6 साल, तो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वो खर्चा कौन सा होता है? कैपिटल। तो जो खर्चा हर साल होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू, और जो खर्चा हर साल नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो देखो अगर मान लो जो हर साल खर्चा हो रहा है तो उसका बेनिफिट उसी साल खत्म हो जाता है, और जो खर्चा हर साल नहीं हो रहा है उसका बेनिफिट अगले सालों तक चलता है। जैसे गाड़ी क्या मैं हर साल लेता हूँ? नहीं। तो पर उसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? जब तक मेरे पास गाड़ी पड़ी हुई है, तो उसका बेनिफिट 1 साल से ऊपर जा रहा है। आओ जी, रिकॉर्डिंग। जो रेवेन्यू खर्चा होता है, क्या तुम उसे एक्सपेंस मानते हो या एक्सपेंस ऑन एसेट? तो देखो भाई, इट इज डेबिटेड टू एक्सपेंस। वो किसको डेबिट करना है? एक्सपेंस। कैपिटल में आना, इट इज डेबिटेड टू एसेट। देखो भाई, 2 तरीके खर्चे होते हैं। अगर तुम खर्चा एसेट पे करोगे तो वो होता है कैपिटल। कौन सा होता है? एक्सपेंस ऑन एसेट। और अगर तुम सिर्फ एक्सपेंस करोगे तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो उसमें क्या डेबिट होगा? एक्सपेंस। सर एग्जांपल बताना है इन दोनों का। मैडम इधर देखो, पेड सैलरी, सिर्फ क्या बोला है? पेड सैलरी। सैलरी हर साल देता हूँ, और पेड सैलरी मतलब कौन सा हो गया? रेवेन्यू। और पेड वाली लाइन में कहीं पे कोई एसेट भी नहीं है तो वो नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया जो हर साल दे रहा हूँ। अब सुनो भाई इधर, पेड वेजिस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब पेड यहाँ पे भी है, खर्चा भी है, पर इस खर्चे वाली लाइन में एसेट बोल दी मेरी मशीन। तो अगर खर्चे वाली लाइन में एसेट है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस ऑन एसेट। तो इस केस में एक्सपेंस डेबिट नहीं होता, कौन डेबिट होता है? एसेट। ये जनरल में भी आता है, प्रैक्टिकल में। तो देखो, इट इज डेबिटेड टू एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको डेबिट कराता है? एसेट को। और रेवेन्यू किसको डेबिट कराता है? एक्सपेंस को। आगे आ जाओ भाई, नेचर ऑफ अकाउंट, ये तो पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? एक्सपेंस। और ये क्या होता है? एसेट। ये बड़ी बात आता है। वेयर शोन। अच्छा, एक्सपेंस को हम कहाँ पे दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में या बैलेंस शीट में? प्रॉफिट एंड लॉस। और एसेट को हम कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट। तो अगर एक अद्धा पॉइंट हाथ लग रहा है तो बाकी चीज़ निकल रही है। अब आ जाओ पहले पॉइंट में, पर्पस। इट इज़ इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस। मुझे बताओ, अगर मैं लोगों को सैलरी नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा? सब छोड़ जाएंगे। तो रेवेन्यू खर्चा किस लिए होता है? ताकि तुम अपने बिजनेस को सही सलामत से चला पाओ, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दूंगा वो भाग जाएंगे। कैपिटल, इट इज़ इनकर्ड फॉर, ये मैं फिक्स एसेट को खरीदने में जो लगाता हूँ उसे क्या बोलते हैं? खर्चा। ये खर्चा होता है एसेट को खरीदने का, और ये खर्चा किसके लिए होता है? बिजनेस को चलाने के लिए। तो रेवेन्यू खर्चा अगर करोगे तो वो बिजनेस को चलाने के लिए हो रहा है, और कैपिटल वाला खर्चा करोगे तो वो किसके लिए होता है? एसेट को खरीदने के लिए। ये क्लियर है? ठीक है। अब इस पॉइंट को चाहे तुम ना करो, कैपेसिटी कोई इतना रेलिवेंट पॉइंट नहीं है। तो पहले बताओ, फटाफट अब करेक्ट करते हैं। रेवेन्यू खर्चा वो जो रेगुलर होता है, कैपिटल वो जो रेगुलर नहीं होता। रेवेन्यू वाला खर्चा, उसका बेनिफिट उसी साल में खत्म, और कैपिटल का बेनिफिट एक्सटेंड। अच्छा, अब बताओ, रेवेन्यू खर्चे में एसेट को डेबिट करोगे एक्सपेंस को? एक्सपेंस, क्योंकि वो रेगुलर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसको डेबिट करोगे? एसेट। तो वो एक्सपेंस का नेचर हो गया, वो एसेट का। इसे कहाँ पे शो करोगे? एक्सपेंस वाला कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। और जिसको तुमने एसेट माना है वो बैलेंस शीट है। अच्छा, वो खर्चा रेवेन्यू खर्चा किसके लिए किया जाता है? बिजनेस को चलाने के लिए। और कैपिटल खर्चा किसके लिए किया जाता है? फिक्स एसेट को लाने के लिए, मतलब परचेज करने के लिए। बोलो याद हो? ओके।
एक डिफरेंस है रेवेन्यू रिजर्व और एक डिफरेंस क्या है, कैपिटल रिजर्व। देखो भाई ये बोरिंग होती है थ्योरी, बट कहीं ना कहीं काम आ जाती है, इसे सुन के भी चले जाओ। तो देखो इधर रिजर्व मतलब ये तुमने क्या सीखा था, गुल्लक। क्या सीखी थी, गुल्लक बनानी है, एक रेवेन्यू के लिए और दूसरी कैपिटल के लिए। सोर्स का मतलब होता है पैसा कहाँ से लाओगे। सोर्स का मतलब क्या होता है, पैसा। इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट। कह रहा है जो बिजनेस ने जो कमाया है वहां से निकाल लो रेवेन्यू रिजर्व के लिए। कहाँ से निकाल लो, वहां से। याद कैसे रहेगा, रिजर्व के आगे लिखा हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो जिसके आगे जो लिखा हुआ है वहां से निकाल लो। रेवेन्यू रिजर्व में रिजर्व का आगे क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू, तो प्रॉफिट से निकाल लो। कैपिटल रिजर्व का आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, तो देखो वहाँ क्या लिखा है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल, तो यहीं से हो जाएगा। हाँ जी बताओ, रेवेन्यू रिजर्व में पैसे कहाँ से निकाल लोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट से, और कैपिटल रिजर्व का पैसा कहाँ से निकाल लोगे, कैपिटल प्रॉफिट। सर दिक्कत ये है, हमें यही तो नहीं पता रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट वो जो तुम्हारी कंपनी कमा रही है, और कैपिटल वो प्रॉफिट होता है मैंने मशीनरी बेची उससे कुछ कमा लिया, और वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज कैपिटल। तो ये मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बता दिया। पैसा कहाँ से निकालना है, जो रिजर्व के आगे लिखा हुआ। रेवेन्यू रिजर्व कहाँ से निकाल लोगे, रेवेन्यू प्रॉफिट से, और कैपिटल रिजर्व का कहाँ से निकालोगे, कैपिटल प्रॉफिट से। अगला पॉइंट, यूसेज, कहाँ पे अब उस पैसे को यूज करा जाएगा। मैडम, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। तुम डिविडेंड बांटने के लिए इसको यूज कर सकते हो। डिविडेंड पता है अभी तुम्हें 11th क्लास के बच्चों को, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो वो बदले में क्या देते हैं, डिविडेंड। अब डिविडेंड कहाँ से बैठे, उनके पैसे होने चाहिए, तो वो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। रेवेन्यू रिजर्व में जो पैसा लगा होता है, जुड़ा होता है, वो उठा के डिविडेंड बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं, डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व में आओ, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कह रहा है इसको भी यूज़ कर सकते हो डिविडेंड बांटने के लिए, पर यहाँ पे क्या लगती है, कंडीशन। कैपिटल से पैसा निकालना है तो कंडीशन लगेगी। याद कैसे रहेगा, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कंडीशन। ये थोड़े बहुत तरीके होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व में कंडीशन लगेगी और रेवेन्यू रिजर्व में कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे तुम डिविडेंड ऐसे फ्रीली बांट सकते हो। तीसरा, इट इज क्रिएटेड फॉर, ये तो तुम सीख ही चुके थे। बताओ भाई, रिजर्व का पैसा के लिए जोड़ते थे, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैपिटल में आना, इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज और टू बी यूज फॉर पर्पज स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। सर ये ला बताओ, ये समझ नहीं आया कैपिटल लॉसेज। देखो भाई इधर मेरी एक कंपनी है करंट इंडस्ट्री करके, मैंने रिलायंस कंपनी पे मोटा पैसा लगा रखा है 10 करोड़। एकदम से शेयर मार्केट नीचे गिरी और वो 10 करोड़ की वैल्यू रह गई 4 करोड़। कितनी रह गई, हो गया कैपिटल लॉस, हैवी लॉस हुआ है। कितने का, 6 का। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा 6 करोड़ का नुकसान देख के। तो अगर मैंने जो जोड़ा हुआ है कैपिटल रिजर्व में ना बड़ा मोटा पैसा होता है, कैपिटल मतलब बहुत मोटा पैसा है, तो इट इज़ क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज। तो अगर मुझे वहाँ पे भारी लॉस हो गया तो मैं पैसा कहाँ से निकालूंगा, कैपिटल रिजर्व से। तो अब बताओ मेरा बिजनेस नीचे आएगा, वरना मेरा बिजनेस बहुत नीचे आया था, मैंने गुल्लक लगाई हुई है। तो कैपिटल लॉस के लिए मैं कहाँ से निकाल लूँगा, कैपिटल रिजर्व। और कह रहा है कुछ ऐसे पर्पज है जो कंपनी सेट, वो तुमने अभी पढ़े नहीं है, वो तुम जब सी वगैरह करोगे तो आएगा कंपनी सेट, ठीक है ना। चलो फटाफट रिवाइज करो। रेवेन्यू रिजर्व का पैसा कहाँ से आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट से। कैपिटल रिजर्व का पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल प्रॉफिट से। ये ओके है। दोनों डिविडेंड बांट सकते हो, पर एक में कंडीशन लगेगी और एक में नहीं। कंडीशन किस में लगेगी, कैपिटल रिजर्व, तो रेवेन्यू में कोई कंडीशन नहीं लगेगी। तीसरा, रेवेन्यू रिजर्व किसके लिए बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग, और ये किसके लिए बनाया जाता है, कैपिटल लॉसेस को मिलने के लिए। बस ये लिख देना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाइड बाय द कंपनी एक्ट, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कैपिटल